Welcome dear friends, LCP Chemistry Hub YouTube channel. Do not forget subscribe LCP Chemistry Hub YouTube channel and do not forget share this session with your classmates and friends. For PDF notes, contact us on WhatsApp number 8769536460. In this particular video session, we are going to discussing about entire P block element chapter in one short lecture. तो इस वाले वीडियो लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर नंबर जो 7 है, इसके आरबीसी और सीबीएसई में 2015 से 2020 एग्जाम में जो भी प्रॉब्लम्स आई है उन प्रॉब्लम्स को विद सॉल्यूशन डील करेंगे और साथ में कुछ ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से डील करेंगे जो आपके आरबीसी और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2021 में डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होने के चांसेस मैक्सिमम है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट से, एक्सप्लेन व्हाई अमोनिया इज लेस बेसिक, व्हाई अमोनिया इज बेसिक व्हाइल बिस्मिथ हाइड्राइड इज ओनली फीबली बेसिक। मीनिंग यहाँ पर जो बेसिसिटी है उसका कंपैरिजन है अमोनिया एंड बिस्मिथ का। तो मीनिंग अमोनिया और बिस्मिथ बोथ आर हाइड्राइड ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट्स। मीनिंग जो भी अमोनिया और जो बिस्मिथ है ये दोनों ही किसके हाइड्राइड है, 15 ग्रुप एलिमेंट के हाइड्राइड है। तो यहाँ पर जो अमोनिया है उसका बेसिक नेचर हायर होता है किसके कंपैरिजन में, बिस्मिथ हाइड्राइड के कंपैरिजन में। और इसका जो मेन रीजन क्या होगा, मेन रीजन ये होगा कि यहाँ पर आप अगर 15 ग्रुप को कंसीडर करोगे तो नाइट्रोजन तो कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, स्टार्टिंग एलिमेंट, और बिस्मिथ क्या आएगा, डाउन साइड आएगा। तो यहाँ पर जब भी आप वन ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हो तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होने के साथ में जो 15 ग्रुप के एलिमेंट है उनके आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5 होता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का स्मॉल साइज है तो इसके ऊपर जो लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या होगी, हायर होगी। लेकिन जो बिस्मिथ है इसका साइज क्या हो जाएगा, लार्ज, और लार्ज साइज होने के कारण इस पर जो लोन पेयर की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या होगी, मिनिमम होगी। तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है तो ये इजीली लोन पेयर को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। यही इसके पीछे क्या होता है, लॉजिक होता है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन बोथ अमोनिया एंड बिस्मिथ हाइड्राइड नाइट्रोजन एंड बिस्मिथ हैव ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीनिंग यहाँ पर नाइट्रोजन हो अदरवाइज बिस्मिथ हो, दोनों के पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों बोल रहा है तो यहाँ पर इसको अंडरस्टैंड करवा देता हूं मैं। अमोनिया के अंदर इस टाइप से स्ट्रक्चर है NH3, और अगर बिस्मिथ की बात करोगे तो बिस्मिथ की में कौन सा हाइड्राइड है, BiH3, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर तो अगर आप इस वाले स्ट्रक्चर को कंसीडर करोगे तो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के मिड में 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितना रह गया, 2, और 2 इलेक्ट्रॉन कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, लोन पेयर का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पर लोन पेयर का नंबर कितना आएगा, 1। सेम सीन किसमें होगा, बिस्मिथ हाइड्राइड में। नेक्स्ट देखिए, इन बोथ अमोनिया एंड बिस्मिथ हाइड्राइड नाइट्रोजन एंड बिस्मिथ have a lone pair of electron on the central atom and hence should behave as a Lewis base। मीनिंग जिसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और वो उस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, आप उसी को क्या बोलते हो, लेविस बेस बोलते हो। बट अमोनिया इज मच मोर बेसिक देन बिस्मिथ हाइड्राइड। मीनिंग जो अमोनिया है इसका बेसिक नेचर है बिस्मिथ हाइड्राइड के कंपैरिजन में क्या होता है, मोर होता है। अब इसका रीजन देखिए, सिंस द एटॉमिक साइज ऑफ नाइट्रोजन इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ बिस्मिथ, वी नो दैट when we move in a group from top to bottom then atomic size will be increased, so nitrogen having smaller size compared to bismuth, therefore electron density on nitrogen atom is much higher than that on bismuth atom। यहाँ पर साइज ग्रेटर बिस्मिथ का है, स्मॉल साइज नाइट्रोजन का है, तो लोन पेयर या फिर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हायर किस पर होगी, नाइट्रोजन एटम पर लाइज करेगी। Thus, the tendency of nitrogen in ammonia to donate its lone pair of electrons is much more
in comparison to tendency of bismuth in bismuth hydride. Hence ammonia is more basic than bismuth hydride. तो यहां से कंक्लूजन क्या आ रहा है? नाइट्रोजन हैविंग स्मॉलर साइज, सो हैविंग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड इट्स टेंडेंसी टू डोनेट्स इट्स लोन पेयर. प्रॉब्लम नंबर 2 से डील करेंगे. Why does R3PO exist but R3NO does not? और where R is an alkyl group. तो यहां से आपको डीलिंग करवा दी. यहां पर आपको 2 कंपाउंड मेंशन है. पहला वाला कंपाउंड मेंशन है R3P डबल बॉन्ड और सेकंड वाला यहां पर कंपाउंड आपको मेंशन है R3N डबल बॉन्ड O. और साथ में ये मेंशन किया है कि ये वाला कंपाउंड तो एग्जिस्ट करता है लेकिन R3NO इसका एग्जिस्टेंस नहीं है. रीजन क्या हो जाएगा? तो इसका रीजन आपको इजीली पता चलना चाहिए. यहां पर अगर आप कोवेलेंसी की बात करोगे तो यहां पर जो फॉस्फोरस की कोवेलेंसी आपको कितनी मेंशन है इस वाले के अंदर? यहां पर कोवेलेंसी मेंशन है 5 और नाइट्रोजन की भी कोवेलेंसी कितनी है? 5, जो कि क्या है? इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है. और इम्पॉसिबल है नाइट्रोजन की 5 वैलेंसी. इसका रीजन क्या हो जाएगा? इसका रीजन है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल. एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल मीनिंग नाइट्रोजन है वो सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है और सेकंड ग्रुप के पास जो डी ऑर्बिटल्स है वो क्या होती है? एब्सेंट होते हैं. तो यहां पर ये जो नाइट्रोजन इसकी कोवेलेंसी है वो 5 पॉसिबल नहीं है. लेकिन अगर आप बात करोगे फॉस्फोरस कौन से पीरियड से बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है थर्ड पीरियड से और थर्ड पीरियड के एलिमेंट के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है. ये अपनी जो कोवेलेंसी को एक्सटेंड कर सकते हैं 3 से 5 में और साथ में यहां पर वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है. तो यहां पर बॉन्डिंग कौन सी हो जाएगी? यहां पर एक्चुअल में बॉन्डिंग हो जाएगी डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग. यहां पर ऑक्सीजन की तो पी ऑर्बिटल और जो आपकी फॉस्फोरस उसका डी ऑर्बिटल. कौन सी बॉन्डिंग हो जाएगी? डी पाई पी पाई बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी. लेकिन R3NO को अगर आप कंसीडर करोगे तो इस वाले केस में डी पाई पी पाई जो बॉन्डिंग है वो क्या होगी? इम्पॉसिबल होगी. क्यों? क्योंकि यहां पर एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन नाइट्रोजन एटम. तो हो गया, यहां से आपको भी इजीली आंसर मिल जाएगा इसका. देखिए किस टाइप से इसको आपको आंसर करना है. नाइट्रोजन डज नॉट हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल्स ऑन इट्स वैलेंस शेल बिकॉज नाइट्रोजन बिलोंग टू सेकंड पीरियड. देयरफॉर it cannot extend its d pi p pi bonding is not possible. अगर इसके पास d ऑर्बिटल ही एब्सेंट है तो नाइट्रोजन वो d pi p pi बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं कर सकता. एज ए रिजल्ट द मॉलिक्यूल्स ऑफ R3NO डज नॉट एग्जिस्ट. और यही इसका रीजन है कि यहां पर d pi p pi बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं है तो R3NO कंपाउंड है इसका फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है. However, phosphorus and rest of the members of the group number 15 have vacant d orbitals in valence shell. और फिर क्या बोल रहे हैं कि जो फॉस्फोरस और रिमेनिंग जो एलिमेंट है 15 ग्रुप के उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स क्या होती है? प्रेजेंट होती है वैलेंस शेल में, विच कैन बी इन्वॉल्व इन डी पाई पी पाई बॉन्डिंग. और ये जो वेकेंट डी ऑर्बिटल्स है इन्हीं का इन्वॉल्वमेंट किसमें होता है? डी पाई पी पाई बॉन्डिंग में. अंडर द सर्कमस्टांस R3PO मॉलिक्यूल कैन बी एग्जिस्ट. और यही रीजन है कि R3PO मॉलिक्यूल उसका एग्जिस्टेंस है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल विच फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्डिंग इन R3PO मॉलिक्यूल. नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम से डील करेंगे. अगर नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम की ओर अगर अपन मेंशन करते तो देखिए नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम. व्हाई हैज इट बीन डिफिकल्ट टू स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ रेडोन. तो सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड कीजिए जो रेडोन है इसका एटॉमिक सिंबल क्या होता है? Rn होता है. एंड रेडोन इज एन एलिमेंट ऑफ 18 ग्रुप. जो रेडोन है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? 18 ग्रुप से. और 18 ग्रुप के जो जितने भी एलिमेंट है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP6. NH2NP6 18 group elements having completely fully filled electronic configuration. अब यहां पर देखिए कि ये बोला कि जो रेडोन इसकी जो केमिस्ट्री की जो स्टडी है
आप इजीली नहीं कर सकते। डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि ये कैसा एलिमेंट है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उनका स्पॉन्टेनियस क्या होता है? डीके होता है, मीनिंग आप उसकी स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो हाफ लाइफ टाइम है वो भी क्या होता है? मिनिमम होता है, मीनिंग कुछ ही सेकेंड्स का होता है। तो इसका आंसर देखिए, रेडोन इज रेडियो एक्टिव। तो बस इंपोर्टेंट वर्ड यही है यहाँ पर, रेडोन वो कौन सी नेचर का होता है? रेडियो एक्टिव नेचर का है। रेडोन इज रेडियो एक्टिव विद वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ टाइम, और रेडोन है इसकी जो हाफ लाइफ टाइम है वो क्या होता है? वेरी शॉर्ट होता है। विच मेक्स द स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ रेडोन डिफिकल्ट, और यही क्या करता है कि जो केमिस्ट्री है वो रेडोन की उसको क्या बना देता है? उसकी स्टडी को डिफिकल्ट बना देता है, क्योंकि रेडियो एक्टिव नेचर का है, साथ में इसका जो हाफ लाइफ टाइम वेरी शॉर्ट है और स्पॉन्टेनियस डीके होगा, तो इसकी केमिस्ट्री की स्टडी नहीं कर सकते। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आरबीसी और सीबीएसई एग्जाम में काफी टाइम ये वाली प्रॉब्लम मेंशन्ड है। Why is helium is used in a diving apparatus? मीनिंग जो भी डाइविंग apparatus है उसमें हीलियम गैस का यूज क्यों करते हो? तो इसका आपको सीधा सा थीम समझनी है कि हीलियम जो गैस है ना, इसकी फर्स्ट थिंग तो क्या हो जाएगी? ब्लड में जो सोल्युबिलिटी होती है वो हीलियम गैस की क्या होती है? वेरी लो होती है। साथ में ये क्या करता है? डाइल्यूजन कर देता है। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वहां पर तो नाइट्रोजन किसका फॉर्मेशन करता था? ब्लड में बबल्स का फॉर्मेशन कर देता था। लेकिन यहाँ पर जो हीलियम है इसकी सोल्युबिलिटी क्या है? लो है। साथ में एक इंपॉर्टेंट थिंग और है कि जो भी आपके डाइवर्स होते हैं वो किसका यूज करते हैं? जो भी उनके पास जो सिलेंडर होते हैं उनमें ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ किसको मिक्स करते हैं? हीलियम गैस को मिक्स करते हैं। तो इसका रीजन देखिए, हीलियम along with oxygen is used in the diving apparatus। यहाँ पर जो भी डाइविंग apparatus है उसमें किसका यूज करते हो? ऑक्सीजन के साथ यूज करते हो आप हीलियम का। by the sea divers since it is very little soluble in blood। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? जो भी हीलियम गैस इसकी जो ब्लड में सोल्युबिलिटी है वो क्या होती है? वेरी लिटिल, मीनिंग क्या होती है? सोल्युबिलिटी वेरी लो होती है। इसका आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? इट रिड्यूज डीकम्प्रेशन एंड कोजेज लेस डिस्कम्फर्ट टू द डाइवर्स इन द ब्रीदिंग। जो भी डाइवर्स है अगर वो ब्रीदिंग कर रही है तो अगर इसकी सोल्युबिलिटी ब्लड में क्या है? लिटिल है, वेरी लिटिल है, तो यहाँ पर क्या होगा? जो पेनफुल जो कंडीशन है वो यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होती है। ए मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन डज नॉट कॉज पेन, और यहाँ पर क्या होगा? जब भी आप इन दोनों गैस का मिक्सचर का यूज करोगे हीलियम एंड ऑक्सीजन का जो डाइविंग apparatus में, तो ये जो पेनफुल जो कंडीशन होती है उसको कोज नहीं करते हैं। ड्यू टू वेरी लो सोल्युबिलिटी ऑफ हीलियम इन ब्लड, और इसके पीछे लॉजिक क्या हो जाएगा कि जो हीलियम जो गैस है इसकी जो ब्लड में सोल्युबिलिटी क्या होती है? वेरी लो होती है। किसके कंपेरिजन में? एज कंपेयर्ड टू नाइट्रोजन। जब भी नाइट्रोजन का अगर आप यूज करोगे डाइविंग apparatus में तो नाइट्रोजन की सोल्युबिलिटी ब्लड में हाई है, और वो ब्लड में किसका फॉर्मेशन कर देगी? बबल्स का फॉर्मेशन कर देगी। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जो हीलियम का यूज किया जाता है मेनली डाइविंग apparatus में, और किसके साथ? एलोंग विद ऑक्सीजन। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, Why is iodine chloride is more reactive than iodine? तो यहां से ये वाली प्रॉब्लम है, ये एवरग्रीन प्रॉब्लम है, चाहे से आरबीसी बोर्ड एग्जाम हो अदरवाइज सीबीएसई बोर्ड एग्जाम हो, एवरी ईयर ये वाली प्रॉब्लम है 100% आती है। और यहाँ पर बस उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, कभी हेलोजन और इंटर हेलोजन कंपाउंड का कंपेरिजन करवा देता है रिएक्टिविटी का, और कभी क्या करता है? आपको कंपाउंड मेंशन कर देता है। तो यहाँ पर ICl है, ये तो किसका एग्जाम्पल है? इंटर हेलोजन कंपाउंड का। आयोडीन है, ये किसका एग्जाम्पल है? हेलोजन कंपाउंड का। तो यहाँ पर आपको किस टाइप से इसको अंडरस्टैंड करना है? तो पहले में ICl मीनिंग आयोडीन क्लोराइड, और सेकेंड वाला कौन सा? आयोडीन मीनिंग आयोडीन के मिड में सिंगल बॉन्ड। ये वाला जो कंपाउंड कौन सा है? इंटर हेलोजन कंपाउंड है। तो ये लीजिए मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ICl इज द एग्जाम्पल ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड। और ये किसका एग्जाम्पल है? ये आपके हेलोजन मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल है, हेलोजन मॉलिक्यूल। अब अगर आप इन दोनों को कंसीडर करोगे तो इंटर हेलोजन कंपाउंड, बोथ हेलोजन आर डिफरेंट, मीनिंग यहाँ पर दोनों हेलोजन के डिफरेंट है। तो यहाँ पर जो हेलोजन और हेलोजन, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ एक्स एंड एक्स डिस। और यहाँ पर क्या है? हेलोजन मॉलिक्यूल में बोथ हेलोजन आर सिमिलर, यहाँ पर किस टाइप से मेंशन करूंगा? एक्स एंड एक्स।
ये अगर ये दोनों हेलोजन क्या है डिफरेंट डिफरेंट है तो इनके मिड में क्या होगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा प्रेजेंट होगा। और यहां पर बोथ हेलोजन्स आर सेम देन नो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस प्रेजेंट इन हेलोजन मॉलिक्यूल्स। तो यहां पर तो कोई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन इंटर हेलोजन कंपाउंड में क्या होगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस प्रेजेंट होगा। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस प्रेजेंट है तो ये बॉन्ड कैसा होगा पोलर बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा पोलर बॉन्ड। और ये वाला बॉन्ड कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस कितना है प्रेजेंट नहीं है, मीनिंग इसको कितना बोल सकता हूं मैं 0 बोल सकता हूं। तो ये वाला बॉन्ड कैसा होगा नॉन पोलर बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा नॉन पोलर बॉन्ड। साथ में एक इंपॉर्टेंट थिंग है इंटर हेलोजन कंपाउंड में जो एक्स और एक्स डेस की ये जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है हायर होती है या लार्जर होती है। बॉन्ड लेंथ क्या होती है क्या होगी यहाँ पर हायर। और यहाँ पर इसकी जो अगर आप बॉन्ड लेंथ की बात करोगे तो ये क्या होती है स्मॉलर होती है किसके कंपैरिजन में इंटर हेलोजन कंपाउंड के एक्स एक्स डेस के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर आपको एक्चुअल में डील किससे करवाया है रिएक्टिविटी से डील करवाया है। डीलिंग किससे करनी है रिएक्टिविटी। और कीप इट इन माइंड इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर ऑलवेज मोर रिएक्टिव कंपेयर टू हेलोजन मॉलिक्यूल। रीजन यहाँ पर 2 मेंशन करना है। फर्स्ट तो क्या हो जाएगा पोलर बॉन्ड प्रेजेंट होता है इंटर हेलोजन कंपाउंड में, और सेकंड क्या हो जाएगा बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी हायर। अगर बॉन्ड लेंथ हायर है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगा मिनिमम, नहीं बॉन्ड क्या हो जाएगा इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो देखिए किस टाइप से आपको आंसर प्रोवाइड करना है। इन जनरल इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हेलोजन्स, मीनिंग यहाँ पर जनरली अगर आप बात करोगे तो इंटर हेलोजन कंपाउंड से इनकी रिएक्टिविटी हायर होती है किसके कंपैरिजन में हेलोजन के कंपैरिजन में। रीजन क्या है ड्यू टू वीकर एक्स एक्स डेस बॉन्ड इज प्रेजेंट इन इंटर हेलोजन कंपाउंड्स कंपेयर देन एक्स एक्स बॉन्ड। मीनिंग एक्स एक्स का मीनिंग क्या है यहाँ पर बोथ हेलोजन्स आर सेम इन हेलोजन मॉलिक्यूल, एंड यहाँ पर एक्स एक्स डेस का मीनिंग क्या हो जाएगा बोथ हेलोजन्स आर डिफरेंट इन इंटर हेलोजन कंपाउंड। तो यहाँ पर जो अगर आप बात करोगे कि वीकर बॉन्ड कौन सा होगा एक्स एक्स डेस वाला बॉन्ड क्या होगा वीकर होगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो बॉन्ड लेंथ क्या होती है हायर होती है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी मिनिमम हो जाएगी, मीनिंग इजीली बॉन्ड ब्रेकडाउन किसका होगा इंटर हेलोजन कंपाउंड का। एंड सेकंड रीजन देखिए यहाँ पर इन हेलोजन इन एंड पोलर बॉन्ड इज आल्सो प्रेजेंट इन इंटर हेलोजन कंपाउंड। 2 थिंग्स को आपको यहाँ पर कंसीडर करना है। फर्स्ट थिंग तो क्या होगी जो एक्स एक्स डेस जो बॉन्ड है इंटर हेलोजन कंपाउंड का वो क्या होता है वीकर होता है। सेकंड थिंग क्या हो जाएगी इंटर हेलोजन कंपाउंड में जो एक्स एक्स डेस बॉन्ड इसका नेचर कैसा होता है पोलर नेचर का होता है। तो ये 2 ही फैक्टर है जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है इंटर हेलोजन कंपाउंड की रिएक्टिविटी के लिए क्या होती है रेस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ पर एक बार वापिस रीड आउट कर देता हूं मैं। इन जनरल इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हेलोजन ड्यू टू वीकर एक्स एक्स डेस बॉन्ड इज प्रेजेंट इन इंटर हेलोजन कंपाउंड्स कंपेयर देन एक्स एक्स बॉन्ड इन हेलोजन, एंड पोलर बॉन्ड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। दस इंटर हेलोजन कंपाउंड दैट मीन्स ICl इज मोर रिएक्टिव देन हेलोजन कंपाउंड दैट मीन्स आयोडीन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम से अपन डील करेंगे। गिव द रीजन फॉर ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन, मीनिंग यहां पर ये जो क्लोरीन है इसका जो ब्लीचिंग जो एक्शन है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है उसके लिए आपको रीजन मेंशन करना है। तो देखिए किस टाइप से आपको आंसर प्रोवाइड करना है। क्लोरीन ब्लीच बाय ऑक्सीडेशन सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि यहां पर जो क्लोरीन है वो ब्लीचिंग एजेंट की एक्ट करता है, मीनिंग क्लोरीन एक्ट एज ए ब्लीचिंग एजेंट ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, यहाँ पर जो भी क्लोरीन अगर वो एक्ट कर रहा है ब्लीचिंग एजेंट की तरह तो यहाँ पर उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है ऑक्सीडेशन रेस्पॉन्सिबल है। साथ में देखिए क्या बोल रहे हैं द नेसेंट ऑक्सीजन, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा एलिमेंटल ऑक्सीजन। द नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट विद डाई टू मेक इट कलरलेस। यहाँ पर जो नेसेंट ऑक्सीजन अदरवाइज जो एलिमेंटल ऑक्सीजन है वो रिएक्ट करेगी डाई के साथ और उसको किसमें कन्वर्ट कर देगी कलरलेस में क्या कर देगी कन्वर्ट कर देगी। अगर आप बात करोगे रिएक्शन तो रिएक्शन यहाँ पर किस टाइप से कंप्लीट होती है तो रिएक्शन को अपन अंडरस्टैंड करते हैं और किस टाइप से आपको यहाँ पर नेसेंट जो ऑक्सीजन या एलिमेंटल ऑक्सीजन है वो यहाँ पर क्या होती है ऑब्टेन होती है। तो आइए इसको मैं आपको हिंट प्रोवाइड करता हूं। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्लोरीन है
ये ब्लीचिंग एजेंट का वर्क किसके साथ करेगी, मीनिंग कौन सी ऐसी कंडीशंस है जो इसको फेवरेबल करेगी ब्लीचिंग एजेंट की तरह वर्क करने के लिए। तो कीप इट इन माइंड, क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, मीनिंग अगर मॉइस्चर की प्रेजेंस है तभी क्लोरीन वो किसका एक्ट करती है, ब्लीचिंग एजेंट का एक्ट करेगी। और मॉइस्चर का मीनिंग क्या हो गया, वाटर मॉलिक्यूल। तो यहां पर देखिए किस टाइप से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, 1 हाइड्रोजन एंड 1 क्लोरीन कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस, और साथ में देखिए यहां से OH और यहां से Cl, तो साथ में प्रोडक्शन किसका हो जाएगा, NaCl का। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है कि ये जो NaCl है, NaCl यहां से ये इसका क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा। तो फर्दर आपके फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड, और साथ में आपके बाई प्रोडक्ट आपको क्या ऑब्टेन होगा, नेसेंट ऑक्सीजन, अदरवाइज एलिमेंटल ऑक्सीजन। ये जो एलिमेंटल ऑक्सीजन है यही कौन सी प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती है, ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करती है। सीन क्या बनेगा यहां पर, कोई भी आपके पास अगर कलरिंग मटेरियल है, कौन से मटेरियल की बात कर रहा हूं मैं, कलरिंग मैटर, अगर कोई भी कलरिंग मैटर है और इसके साथ अगर एलिमेंटल ऑक्सीजन है वो क्या हो जाता है, कंबाइन हो जाता है, तो यहां पर जो कलरफुल मैटर था वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मीनिंग यहां पर कौन सा मैटर ऑब्टेन हो जाएगा, कलरलेस मैटर आपको क्या हो जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा। तो यही एक्चुअल में रिएक्शंस होती है जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, क्लोरीन की ब्लीचिंग वर्क के लिए। तो अब देखिए इसका आंसर आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। क्लोरीन ब्लीच बाय ऑक्सीडेशन, क्लोरीन यहां पर रिएक्शंस मेंशन कर दी, द नेसेंट ऑक्सीजन अदरवाइज एलिमेंटल ऑक्सीजन रिएक्ट विद डाई टू मेक इट कलरलेस। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, वाई डज ओजोन एक्ट एज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ओजोन है वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसकी तरह क्या करता है, एक्ट करता है। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, तो रीजन देखिए, रीजन में आपको एक ही रिएक्शन को कंसीडर करना है। व्हाट इज द ओजोन, ओजोन इज द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, मीनिंग ऑक्सीजन का ही क्या होता है, एलोट्रोपिक फॉर्म होता है। सेकेंड थिंग आपको ये भी अंडरस्टैंड होना चाहिए कि ओजोन इज लेस स्टेबल, और लेस स्टेबिलिटी अपनी किसके रेस्पेक्ट में बोल रही, थर्मोडाइनेमिक्स के रेस्पेक्ट में। तो ओजोन इज थर्मोडाइनेमिकली लेस स्टेबल कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो ये इजीली ओजोन है वो किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, इसका डाई ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। और साथ में आपको यहां पर क्या ऑब्टेन होगा, एलिमेंटल ऑक्सीजन अदरवाइज नेसेंट ऑक्सीजन। तो जैसे यहां पर आपको ये ऑब्टेन होगा तो यहां पर वापिस से क्या ऑब्टेन हो रहा है, एलिमेंटल ऑक्सीजन, और यही किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ऑक्सीडेशन के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। तो यहां पर रीजन देखिए, ऑन हीटिंग, मीनिंग जब भी आप ओजोन को क्या करोगे, हीटिंग करोगे, ऑन हीटिंग ओजोन रेडिली डिकम्पोजेज टू गिव डाई ऑक्सीजन एंड नेसेंट ऑक्सीजन। देखो यही रिएक्शंस आपको मेंशन कर रहा है। जो ओजोन अगर आप इसकी हीटिंग प्रोवाइड करते हो तो इसका जो डिकम्पोजिशन किसमें हो जाता है, डाई ऑक्सीजन और साथ में एलिमेंटल ऑक्सीजन में। सिंस नेसेंट ऑक्सीजन अदरवाइज एलिमेंटल ऑक्सीजन इज वेरी रिएक्टिव, देयरफॉर ओजोन एक्ट एज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये जो एलिमेंटल ऑक्सीजन है इसकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या होती है, वेरी हाई होती है, और यही रेस्पॉन्सिबल होती है ऑक्सीडेशन के लिए। और एक्चुअल के अंदर ओजोन जो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसके पीछे जो बेसिक थीम कौन सी होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एलिमेंटल ऑक्सीजन। तो देखिए किस टाइप से आप आंसर प्रोवाइड करोगे इसका, हाउ इज ओजोन इज एस्टिमेटेड बाय क्वांटिटेटिवली मेथड, मीनिंग क्वांटिटेटिवली मेथड के थ्रू ओजोन का जो एस्टिमेशन है आप उसको किस टाइप से एस्टिमेट करोगे। तो यहां पर देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, व्हेन ओजोन इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, मीनिंग आपको ओजोन का ट्रीटमेंट किसके साथ करना है, एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन बफर्ड विद बोरेट बफर। और इसके यहां पर जो बफर सॉल्यूशन का यूज करना है वो एक्चुअल में बफर सॉल्यूशन किसका होता है, बोरेट का होता है। तो बोरेट बफर का सॉल्यूशन होगा और उसकी पीएच की वैल्यू कितनी होगी, 9.2। आयोडीन इज लिबरेटेड, और यहां से कौन सी गैस का लिबरेशन होगा, आयोडीन गैस है वो क्या होगी, उसका क्या हो जाएगा, लिबरेशन हो जाएगा। आयोडीन गैस इज लिबरेटेड क्वांटिटेटिवली, द आयोडीन दस लिबरेटेड इज टाइट्रेट, और इसका टाइट्रेशन मीनिंग जो भी आयोडीन गैस यहां से लिबरेट हो रही है उस आयोडीन गैस का टाइट्रेशन
अगेंस्ट ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। यहाँ पर जो लिबरेट आयोडीन है उसका टाइट्रेशन करते हो, और टाइट्रेशन उसको किसके अगेंस्ट करते हो? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट यूजिंग स्टार्च एज ए इंडिकेटर। और वहां पर कौन से इंडिकेटर का यूज करते हो? आप स्टार्च इंडिकेटर का यूज करते हो। तो इस टाइप से आप जो यहाँ पर ओजोन है उसका क्या करते हो? क्वांटिटेटिवली एस्टिमेशन करते हो। और यहाँ पर रिएक्शंस कौन कौन सी मेंशन हो जाएगी? तो रिएक्शंस भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए किस टाइप से आप यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट होती है। सोडियम थायोसल्फेट के साथ आयोडीन का ट्रीटमेंट था, तो ये देखिए क्या फॉर्मूला होता है, Na2, सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मूला बता रहा हूं, H2O3, Na2H2O3। इसका ट्रीटमेंट किसके साथ? आयोडीन गैस के साथ। तो ये मैंने मेंशन कर दिया, आयोडीन के साथ इसका ट्रीटमेंट है। फॉर्मेशन किसका होगा प्रोडक्ट में? तो यहां पर देखिए प्रोडक्ट के फॉर्म में फॉर्म होगा Na2S4O6, यहां पर ये फॉर्मेशन हो जाएगा। और साथ में देखिए यहां पर किसका फॉर्मेशन हो गया? सोडियम आयोडाइड का, मीनिंग Na का। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहां पर कितना मेंशन करना है? स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपको मेंशन करना है 2। अब यहां से देखिए आपको किसका फॉर्मेशन हो गया? आयोडाइड I-, क्योंकि सोडियम आयोडाइड में आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? -1 है। तो यहां पर देखिए आगे वाली जो रिएक्शंस है वो किस टाइप से यहां पर प्रोसीड होगी। तो यहां पर आयोडाइड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, मीनिंग क्या हो जाएगा? I-। और साथ में यहां पर देखिए ओजोन का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ओजोन, मीनिंग क्या आ गया? O3। और साथ में आपको बफर सॉल्यूशन का भी यूज किया था, कौन सा था? बोरेट बफर, और उसकी पीएच की वैल्यू कितनी थी? 9.2। और साथ में यहां पर आपको एक्वस कंडीशन का यूज करना है, मीनिंग रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कौन करेगा? H2O भी पार्टिसिपेट करेगा। तो किस टाइप से यहां पर देखिए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा? ये जो आयोडाइड है ये एक्चुअल में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ में यहां पर जो आपने वाटर मॉलिक्यूल का यूज किया था ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाइड्रोक्साइड में, मीनिंग OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और ओजोन है ये क्या करेगा? इस आयोडाइड का ऑक्सीडेशन करेगा, और साथ में खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डाई ऑक्सीजन गैस में। आपने यही तो अंडरस्टैंड किया है कि ओजोन है वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। रीजन क्या था? जब भी हीटिंग करोगे आप ओजोन की तो ये कन्वर्ट होता था डाई ऑक्सीजन गैस प्लस एलिमेंटल ऑक्सीजन, और ये जो एलिमेंटल ऑक्सीजन है वही रेस्पॉन्सिबल होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के लिए। तो ये वाली रिएक्शंस आपको लर्न करना है, नहीं किस टाइप से आप क्वांटिटेटिवली एस्टिमेशन करते हो ओजोन का। तो ये लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। व्हेन ओजोन इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन बफर्ड विद बोरेट बफर pH 9.2, iodine gas is liberated quantitatively. The iodine thus liberated is titrated against a standard solution of sodium thiosulfate using starch as an indicator. नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम के अंदर मेंशन है Why is H2O is a liquid and hydrogen sulfide is a gas? यहाँ पर H2O है वो तो कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? उसकी फिजिकल स्टेट होती है लिक्विड, और हाइड्रोजन जो सल्फाइड है इसकी फिजिकल स्टेट कौन सी होती है? गैस। और इसका रीजन ये किया जाएगा कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वाटर मॉलिक्यूल में क्या सीन होगा? HOH। सेकेंड वाला मॉलिक्यूल भी मैं मेंशन करता हूं HOH। यहां पर देखिए अगर ऑक्सीजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मिड में हाइड्रोजन एटम आ रहा है, एक्स्ट्रा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा हाइड्रोजन, और इसी वाले एक्स्ट्रा बॉन्ड को क्या बोलते हो आप? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हो। विद इन 2 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन जब आप किसकी स्ट्रक्चर को कंसीडर करोगे? हाइड्रोजन सल्फाइड की स्ट्रक्चर। तो देखिए किस टाइप से स्ट्रक्चर होती है? HSH। ये लीजिए HSH। यहां पर सल्फर है वो क्या होता है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सल्फर की टेंडेंसी नहीं होती है हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन की, तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इजीली आपको पता चल गया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वही रेस्पॉन्सिबल है एक्चुअल में जो वाटर मॉलिक्यूल है उसकी फिजिकल स्टेट कौन सी होती है? लिक्विड। और हाइड्रोजन सल्फाइड है इसकी फिजिकल स्टेट कौन सी होती है? गैस। तो रीजन देखिए, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन देन सल्फर। नहीं, अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंपैरिजन करोगे तो क्या बोलोगे? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। H2O undergoes एक्सटेंसिव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाले।
मीनिंग यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है ऑक्सीजन एटम की, तो जो H2O मॉलिक्यूल है वो किसमें अंडरगो हो जाएगा, एक्सटेंसिव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। एज ए रिजल्ट H2O exists as an associated molecules in which each oxygen is tetrahedrally surrounded by 4 H2O molecules। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब भी ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा H2O मॉलिक्यूल, तो मैक्सिमम नंबर में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, कीप इट इन माइंड, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या कर सकता है, फॉर्मेशन कर सकता है। और इसकी ज्योमेट्री किस टाइप से होगी, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री होगी। नेक्स्ट देखिए, Therefore H2O is a liquid at room temperature। और इसीलिए जो लिक्विड है H2O है वो कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एट रूम टेम्परेचर पर। ऑन द अदर हैंड हाइड्रोजन सल्फाइड डज नॉट अंडरगोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड है वो अंडरगो नहीं होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। रीजन क्या आ जाएगा, सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, सो सल्फर कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। इट एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट मॉलिक्यूल विच आर हेल्ड टुगेदर बाई वीक वैंडरवॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। मीन वाटर मॉलिक्यूल में तो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। किसके कंपैरिजन में, वैंडरवेल फोर्स के कंपैरिजन में। तो H2O में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, लेकिन H2O की बात करेंगे तो वहां पर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कौन सा अट्रैक्शन होता है, वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी जो स्ट्रेंथ है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के कंपैरिजन में क्या है, वीक है। A small amount of energy is required to break these force of attraction, therefore hydrogen sulfide is gas at room temperature। और जो वैन डर वाल्स फोर्स है वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा, मीनिंग स्मॉल अमाउंट में आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसी से क्या हो जाएगा, जो वैन डर वाल्स फोर्स है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इसीलिए जो H2S या फिर जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो क्या कौन सी फॉर्म में होती है, गैसियस फॉर्म में एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, Why is नाइट्रोजन लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। मीनिंग जो नाइट्रोजन जो गैस है उसकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या होती है, लेस होती है। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि जो डाई नाइट्रोजन गैस है वो क्या होती है, इनर्ट होती है एट रूम टेम्परेचर पर। तो इसका रीजन क्या है, तो जब भी आप बात करोगे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, मीनिंग जो डाई नाइट्रोजन गैस इसमें क्या होगा, बोथ नाइट्रोजन एटम आर बॉन्डेड विद ट्रिपल बॉन्ड। मीनिंग यहाँ पर दोनों नाइट्रोजन की मिड में कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। साथ में ट्रिपल बॉन्ड है तो इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वो क्या होगी, हायर होगी। मीनिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, हायर। और डाटा भी आपको लर्न करके रखना है, 946 किलो जूल पर मोल होता है। अगर आप इसको राउंड फिगर में बोलना चाहते हो तो 940 किलो जूल पर मोल भी मेंशन कर सकते हो। तो रीजन देखिए, ड्यू टू presence of triple bond in between two nitrogen atom in dinitrogen gas। जो भी ये डाइनाइट्रोजन मॉलिक्यूल है इसमें बहुत नाइट्रोजन एटम है, कितने बॉन्ड से बॉन्डेड होती है, ट्रिपल बॉन्ड से क्या होती है, बॉन्डेड होती है। अभी नेक्स्ट देखिए, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ डाइनाइट्रोजन इज वेरी हाई। यहाँ पर आपको तीन बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, मीनिंग बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो क्या होगी, हायर होगी। और हायर कितनी होगी, 940 किलो जूल पर मोल। एज ए रिजल्ट डाइनाइट्रोजन बिकम लेस रिएक्टिव और केमिकली इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। और रूम टेम्परेचर पर क्या हो जाता है, ये केमिकली इनर्ट होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इन बिटवीन टू नाइट्रोजन एटम विच लीड्स हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, वाई आर पेंटाहेलाइड्स मोर कोवेलेंट देन ट्राई हेलाइड्स। यहाँ पर आपसे ये डील करवाया है कि जो भी 15 ग्रुप के एलिमेंट है उनके हेलाइड से डील करवाया है। और हेलाइड के अंदर भी अगर आप इसको ब्रीफली देखोगे तो एक तो पेंटाहेलाइड है और सेकंड वाला कौन सा है, ट्राईहेलाइड है। तो पेंटाहेलाइड की अगर मैं बात करूंगा तो 15 ग्रुप का एलिमेंट मैंने कंसीडर कर लिया फॉस्फोरस, पेंटाहेलाइड में मैंने इसको मेंशन कर दिया px5 और ट्राईहेलाइड में इसका कौन सा फॉर्मेशन हो जाएगा, px3। अगर आप इस यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट से डील करोगे तो फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +5। और जो ट्राईहेलाइड इसमें फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +3 है। तो यहाँ पर कितने आयोनाइजेशन पोटेंशियल का सम करना पड़ेगा, Ip1 + Ip2
प्लस Ip3। यहाँ पर जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है फर्स्ट 2 और 3 इनका जो समेशन होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है, तो इजीली क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप px5 का फॉर्मेशन करना है तो आपको Ip1 से लेकर कहां तक समेशन करना पड़ेगा, Ip5 तक, जो कि क्या होता है इम्पॉसिबल होता है, इतनी हायर अमाउंट में आप एनर्जी प्रोवाइड नहीं करा सकते। साथ में देखिए अगर यहाँ पर फॉस्फोरस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा तो P+5 ऑक्सीडेशन, और ट्राई हैलाइड में जो फॉस्फोरस है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। अब अपन पहले से जानते हैं कि जिसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज जितना मैक्सिमम होता है उसका साइज उतना ही क्या होता है, मिनिमम होता है। तो यहाँ पर पेंटा हैलाइड के अंदर जो फॉस्फोरस है इसका साइज क्या होगा, स्मॉलर साइज होगा। क्या होगा, इसका साइज स्मॉलर होगा। किसके कंपैरिजन में, जो ट्राई हैलाइड है, ट्राई हैलाइड में जो फॉस्फोरस प्रेजेंट है इसके कंपैरिजन में, तो इसका जो साइज है वो क्या होगा, लार्जर होगा। लार्जर साइज किसके कंपैरिजन में होगा, इसका लार्जर साइज पेंटा हैलाइड के कंपैरिजन में। अब कीप इट इन माइंड, 11th क्लास में एक चैप्टर था आपके केमिकल बॉन्डिंग, और उसमें एक रूल आता था फेजान रूल। तो फेजान के अकॉर्डिंग क्या होता था कि जितना भी स्मॉलर साइज का कैटाइन है उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और आपको इजीली पता चल गया कि जो पेंटा हैलाइड है इसमें जो भी आपका 15 ग्रुप का एलिमेंट है वो +5 ऑक्सीडेशन में आएगा, +5 में आ रहा है, मीनिंग इसका साइज क्या हो जाएगा, स्मॉलर साइज है। और अगर इसका स्मॉलर साइज है तो इसकी जो पोलराइजिंग पावर क्या होगी, मैक्सिमम होगी। पोलराइजिंग पावर क्या होगी, हायर होगी। पोलराइजिंग पावर क्या होगी, हायर होगी। किसके कंपैरिजन में, P+3 के कंपैरिजन में। अगर पोलराइजेशन पावर जितना हाई होता है तो उसमें फिर कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्यों, क्योंकि पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट नेचर। जितना मैक्सिमम पोलराइजिंग पावर होगा किसी भी कैटाइन का, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड के कैरेक्टर उतने क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। अब यहां पर देखिए किस टाइप से आपको इस प्रॉब्लम का आंसर प्रोवाइड करना है। The group 15 elements have 5 electron in their valence shell। जो भी 15 ग्रुप के एलिमेंट है उनके वैलेंस शेल में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5 इलेक्ट्रॉन होता है। It is difficult to lose 3 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म E+3। यहाँ पर मैंने 15 ग्रुप एलिमेंट को किससे मेंशन कर दिया, ई से। तो जब भी क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस करना, 3 इलेक्ट्रॉन को। और किसका फॉर्मेशन करेगा, ट्राई कैटाइन का, मीनिंग E3+ का फॉर्मेशन करेगा। एंड इवन मोर डिफिकल्ट टू लॉस 5 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म E+5, मीनिंग अगर 3 इलेक्ट्रॉन का अगर वो डोनेशन करेगा या 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उस वाली कंडीशन में तो किसका फॉर्मेशन होगा, E+3 का। 5 इलेक्ट्रॉन का अगर डोनेशन करा तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, E+5 का। यहाँ पर E+3 का फॉर्मेशन हो रहा है, वो प्रोसेस भी क्या डिफिकल्ट है, तो E+5 का फॉर्मेशन करना क्या हो जाएगा, वेरी डिफिकल्ट हो जाएगा। Thus they have very little tendency to form ionic compound। और इसीलिए जो 15 ग्रुप के एलिमेंट है उनकी मिनिमम टेंडेंसी होती है, वेरी लिटिल टेंडेंसी होती है किसको फॉर्म करने की, आयोनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन करने की। फर्दर सिंस द एलिमेंट्स इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट have less tendency to lose electron than in +3 oxidation state, elements in +5 oxidation state have more tendency to share electron and hence pentahalides are more covalent than trihalide। तो आपको 2 रीजन ध्यान रखना है। पर सबसे पहली थिंग तो क्या हो जाएगी कि 5 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन है वो पॉसिबल नहीं है, वो क्या होता है, वेरी डिफिकल्ट होता है। सेकंड थिंग क्या हो जाएगी, कोवेलेंट नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड। ये भी आप यहां से सीन लगा सकते हो, नहीं जो भी कोवेलेंट नेचर है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड। तो Px5 में नंबर ऑफ बॉन्ड कितना प्रेजेंट होता है, 5। यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट कर रहा हूं मैं, कितना होता है, 5। और Px3 में नंबर ऑफ बॉन्ड कितना प्रेजेंट होता है, 3। तो नंबर ऑफ बॉन्ड कहां पर मैक्सिमम है, Px5 में, क्योंकि 5 बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसका कोवेलेंट नेचर भी क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा। तो कीप इट इन माइंड, कोवेलेंट नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड, मीनिंग यहाँ पर जितना मैक्सिमम बॉन्ड का नंबर होगा उसका जो कोवेलेंट नेचर है उतना ही क्या होगा, ग्रेटर होगा। आप इसे रिपीट कर देता हूं मैं, कोवेलेंट नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम से डील करते हैं। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए,
वाई इज द रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ फॉस्फोरस। मीनिंग यहाँ पर आपको कंपैरिजन करवाया है रिएक्टिविटी का, और रिएक्टिविटी भी किस किस की कंपैरिजन करनी है आपको, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस के। और आपको इजीली पता है कि नाइट्रोजन का एग्जिस्टेंस तो किस फॉर्म में होता है, डाई नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में, और जो फॉस्फोरस है इसका एक्चुअल में एग्जिस्टेंस किस में होता है, P4 मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है। तो यहां पर देखिए क्या रीजन हो जाएगा, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज ए डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल N2 in which the two nitrogen atom are linked to each other by triple bond। मीनिंग जो भी आपके पास जो नाइट्रोजन है, इसका जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है, इसका एग्जिस्टेंस किस फॉर्म में होता है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, दैट मींस N2 के फॉर्म में होता है। और इस वाले मॉलिक्यूल में क्या होता है, बोथ द नाइट्रोजन एटम्स आर बॉन्डेड विद ट्रिपल बॉन्ड। मीनिंग दोनों नाइट्रोजन के मिड में कितना बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये अपन पहले ही देख चुके हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के मिड में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इट इज ए गैस एट रूम टेम्परेचर। और जो ये जो डाई नाइट्रोजन है, अगर आप बात करते हो रूम टेम्परेचर पर, तो इसका नेचर कैसा होता है, फिजिकल स्टेट क्या होती है इसकी, गैस होता है। मल्टीपल बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल इन ए केस ऑफ फॉस्फोरस। ये इंपॉर्टेंट थिंग है। नहीं, यहां पर देखिए सिंगल बॉन्ड नहीं है, कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का मीनिंग क्या हो गया, मल्टीपल बॉन्ड। और मल्टीपल बॉन्ड है किसमें प्रेजेंट होने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है, नाइट्रोजन में। फॉस्फोरस है वो मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। और मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन सी ओवरलैपिंग से होगा, पी पाई ओवरलैपिंग से। और पी पाई जो ओवरलैपिंग की जो टेंडेंसी है, वो यूनिक टेंडेंसी होती है किसकी, नाइट्रोजन की। किसके साथ करता है ये पी पाई ओवरलैपिंग, स्मॉलर साइज एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में। तो देखिए यहां पर मल्टीपल बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ फॉस्फोरस ड्यू टू इट्स ए लार्ज साइज। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये वाली। नहीं, जो फॉस्फोरस के अंदर मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। और मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन सी ओवरलैपिंग के थ्रू हो रहा है, पी पाई ओवरलैपिंग के थ्रू। यहाँ पर फॉस्फोरस में क्यों नहीं हो रहा है मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन, क्योंकि फॉस्फोरस की जो एटॉमिक साइज है वह क्या होती है, लार्जर होती है। इट एग्जिस्ट एज P4 मॉलिक्यूल, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो फॉस्फोरस का जो एग्जिस्टेंस है किस फॉर्म में होता है, P4 मॉलिक्यूल में। नाइट्रोजन किस में होता था, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। और यहाँ पर फॉस्फोरस किस फॉर्म में होगा, P4 मॉलिक्यूल। और इसका जो फिजिकल स्टेट कौन सी होती है, सॉलिड, इन विच फॉस्फोरस एटम आर लिंक्ड टू वन अनोदर बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और ये जो P4 मॉलिक्यूल है, इसमें फॉस्फोरस के मिड में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। बिकॉज ऑफ ग्रेटर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, डाइनाइट्रोजन के लिए कितनी होती है, 946 किलोजूल पर मोल ऑफ डाइनाइट्रोजन बॉन्ड। मॉलिक्यूलर डाइनाइट्रोजन इज वेरी लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू मॉलिक्यूलर फॉस्फोरस। ये अपन को पहले से पता है कि जितने नंबर में बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, उन बॉन्ड का ब्रेकडाउन क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। अब डाइनाइट्रोजन के मिड में ट्रिपल बॉन्ड है, और फॉस्फोरस की मिड में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो कौन सा बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। तो रिएक्टिविटी भी हायर किसकी हो जाएगी, सिंगल बॉन्ड की। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम से डील करते हैं। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम में आपके पास प्रॉब्लम मेंशन है, विच एरोसोल डिप्लेट्स ओजोन। मीनिंग जो ओजोन लेयर होती है, इनको ऐसे कौन कौन से एरोसोल से वो क्या करती है, डिप्लेट कर देती है। मीनिंग डिप्लेटिंग ऑफ ओजोन जो लेयर है, उसको रेस्पॉन्सिबल है कौन कौन से एरोसोल है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी की लाइन है ये भी। तो यहाँ पर इसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस है, उसको भी अपन क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, एरोसोल लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मीनिंग यहाँ पर जो मेनली जो एरोसोल होता है, जो ओजोन लेयर को क्या करता है, डिप्लेट करता है, उसका नाम क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मीनिंग यहाँ पर जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, उसको आप शॉर्ट में क्या बोल सकते हो, CFC। तो यहाँ पर यही क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एग्जाम्पल कौन होता है, फ्रियोन होता है। और एक फ्रियोन यहाँ पर मेंशन कर दिया CCl2F2। ये क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ही एग्जाम्पल है। डिप्लेट द ओजोन लेयर बाय सप्लाइंग क्लोरीन फ्री रेडिकल। मीनिंग यहां पर डॉटेड है, Cl डॉटेड, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल
विच कन्वर्ट ओजोन टू डाई ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या करता है कि जो ओजोन है उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, डाई ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेगा। और डाई ऑक्सीजन में ओजोन को कन्वर्ट कौन कर रहा है, क्लोरीन फ्री रेडिकल कन्वर्ट कर रहा है। और क्लोरीन फ्री रेडिकल को सप्लाई कौन करेगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन करेगा। किस टाइप से इसकी केमिकल रिएक्शन है, वैसे आपको नोट्स के अंदर केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगी, वहां पर आपको राइट डाउन की हुई मिल जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको मेंशन करवा देता हूं किस टाइप से यहाँ पर केमिकल रिएक्शन है वो कंप्लीट होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक एग्जांपल बोला था मैंने, CF2Cl2, तो ये हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको आप फ्रियोन भी बोल सकते हो। और यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, इसका होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। कौन सा रेडिकल को सप्लाई करेगा, क्लोरीन रेडिकल। तो ये देखिए मैंने क्लोरीन रेडिकल का फॉर्मेशन कर दिया, और साथ में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CClF2, और कार्बन पे भी कौन सा जाएगा, रेडिकल फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट थिंग और है, कार्बन और क्लोरीन वाले बॉन्ड का ब्रेकडाउन हुआ है, कार्बन और क्लोरीन वाले बॉन्ड का ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। तो जो बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है, उसी का क्या होता है, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है। तो यहाँ पर CCl बॉन्ड इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज किया, तो किसका फॉर्मेशन हो गया, रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या सीन क्रिएट होगा, क्लोरीन जो रेडिकल है, Cl रेडिकल, ये किसके साथ कंबाइन करेगा, ओजोन के साथ। ओजोन का फिजिकल स्टेट क्या होता है, गैसियस होता है। और जो डाई क्लोरीन है या क्लोरीन का भी एग्जिस्टेंस किसमें होता है, गैसियस फॉर्म में। और यहां पर अब क्या सीन बनेगा, यहां पर ClO का फॉर्मेशन होगा, और साथ में ये जो ओजोन है, इस ओजोन को कन्वर्ट किसमें कर देगा, डाई ऑक्सीजन में। यही तो आपने मेंशन किया, ओजोन का कन्वर्जन किसमें हो जाता है, डाई ऑक्सीजन में। क्लोरीन रेडिकल है, और ओजोन का जब भी डीकंपोजिशन होता है तो वहां पर आपको क्या ऑब्टेन होता है, एलिमेंटल ऑक्सीजन। और वो एलिमेंटल ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन करेगी, क्लोरीन के साथ। तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ClO रेडिकल का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहां से इंपोर्टेंट देखिए, ये जो ClO रेडिकल है, कौन सा रेडिकल है, ClO रेडिकल। अब ये आगे फर्दर किसमें कन्वर्ट हो सकता है, अगर आप इसकी रिएक्शन देखना चाहते हो तो यहाँ पर ये क्लोरीन रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। साथ में क्या मिलेगा आपको, नेसेंट ऑक्सीजन, अदरवाइज एलिमेंटल ऑक्सीजन। क्लियर है। अब यहां पर देखिए जो ClO रेडिकल, यही एक्चुअल में रेस्पॉन्सिबल है। ये क्या करेगा, वापिस से जो ये नेसेंट ऑक्सीजन है इसके साथ क्या कर सकता है, कंबाइन करेगा। नेसेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने पर बहुत ऑक्सीजन कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन कर देंगे, डाई ऑक्सीजन गैस का। और यहां से आपको वापिस से क्या ऑब्टेन हो जाएगा, क्लोरीन रेडिकल क्या हो जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा। मीनिंग यहाँ पर क्या अंडरस्टैंड करना है, अगर एक भी बार आपके पास क्लोरीन रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया तो ये कॉन्टिन्यूस क्या करता रहेगा, ओजोन लेयर को डिप्लेट करता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एवरी रिएक्शन में वापिस से किसका प्रोडक्शन होता रहेगा, क्लोरीन रेडिकल का। तो इस टाइप से ये वाली जो रिएक्शन है वो कॉन्टिन्यूस क्या होती रहती है, रन होती रहती है। और जो ओजोन लेयर होती है, O3 लेयर, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, डाई ऑक्सीजन गैस में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। तो ये केमिकल रिएक्शंस भी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड है। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, वाई आर हेलोजन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये वाली, स्टार लगाकर मेंशन करना आपको इसको, अदरवाइज आपको इसकी जो पीडीएफ नोट्स है वो आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना, आपको पीडीएफ नोट्स है यहां से प्रोवाइड हो जाएंगे। तो वाई आर हेलोजन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मीनिंग जो भी हेलोजन है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसके पीछे रीजन क्या है। तो देखिए रीजन क्या हो जाएंगे, members of the halogen family act as a strong oxidizing agent। जो भी फैमिली के मेंबर है, कौन सी फैमिली के, हेलोजन फैमिली, मीनिंग 17 ग्रुप के एलिमेंट है, वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। ऑन अकाउंट ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी बोथ इन मॉलिक्यूलर एज वेल एज एटॉमिक फॉर्म। तो इसका रीजन क्या बोल रहा है कि जो भी हेलोजन फैमिली के एलिमेंट्स है, अगर वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में अदरवाइज एटॉमिक फॉर्म में, दोनों ही फॉर्म में उनकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी होती है। दिस इज एट्रीब्यूटेड टू देयर हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। और इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहते हैं, गेन करना चाहते हैं। तो इसके लिए जो एट्रीब्यूशन किस किस का होता है, हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज, एंड ऑल्सो लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज सिंस दे कंटेन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और हेलोजन की मिड में कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, सिंगल बॉन्ड का।
in their molecule. Fluorine is most reactive among the halogens and the reactivity down the group. तो आपको यहाँ पर सीधा सा ये ध्यान रखना है कि पहली बात तो जो हेलोजेंस है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होते हैं। तो पहली बात तो ये होगी, फर्स्ट थिंग क्या हो जाएगी कि जो हेलोजन फैमिली के जितने भी एलिमेंट अगर वो मॉलिक्यूल फॉर्म में हो अदरवाइज एटॉमिक फॉर्म में उनकी ग्रेटर टेंडेंसी होती है टू एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन। और ये जो टेंडेंसी क्यों हो रही है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, इसके पीछे कितने लॉजिक बोल दिए, 3 लॉजिक। पहला लॉजिक क्या बोला है कि हेलोजन फैमिली के जो भी एलिमेंट है उनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है और उनके मॉलिक्यूल्स में हेलोजन हेलोजन के मिड में सिंगल बॉन्ड होता है जिनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है। तो ये जो 3 फैक्टर है वही रेस्पॉन्सिबल होती है एक्चुअल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के। और जो रिएक्टिविटी है ग्रुप में टॉप टू डाउन अगर मूव करते हैं तो वहां पर क्या होती है, डिक्रीज होती है। नहीं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, क्लोरीन होगा। और जो वीक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, वाई आर हेलोजेंस आर कलर्ड, मीनिंग जो भी हेलोजेंस होती है वो क्या होती है, जनरली कलर्ड फॉर्म में होती है। तो उस कलर्ड फॉर्म में होने का रीजन क्या, तो मैंने आपको पहले भी मेंशन किया है, ये आपके नीट और आईआईटी के अंदर भी काफी टाइम आ रखा है इस टाइप की प्रॉब्लम। यहाँ पर एक ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन का, वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कौन सा होता है, कीप इट इन माइंड, पाई स्टार टू सिग्मा स्टार। ये ट्रांजिशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कौन से ऑर्बिटल से होता है, पाई स्टार से, और कौन से ऑर्बिटल में हो रहा है, सिग्मा स्टार में। तो ये ट्रांजिशन इंपॉर्टेंट है, पाई स्टार टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन एक्चुअल में यही रेस्पॉन्सिबल होता है हेलोजन के कलर के लिए। तो देखिए यहाँ पर किस टाइप से आप इसकी लैंग्वेज मेंशन करोगे। द हेलोजेंस आर कलर्ड बिकॉज देयर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब लाइट इन द विजिबल रीजन। सबसे फर्स्ट थिंग क्या हो जाएगी, कोई भी मॉलिक्यूल अगर वो आपको कलर्ड आपको सीन हो रहा है तो मीनिंग क्या होगा, उसने विजिबल रीजन से क्या किया होगा, लाइट को एब्जॉर्ब किया होगा। तो फर्स्ट थिंग यही मेंशन किए, द हेलोजेंस आर कलर्ड बिकॉज देयर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब लाइट इन द विजिबल रीजन एज ए रिजल्ट ऑफ विच their electrons get excited to higher energy levels while the remaining light is transmitted। जो भी इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होकर क्या करेगा, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में क्या करेगा, जंप करेगा। द कलर ऑफ हेलोजन इज द कलर ऑफ दिस ट्रांसमिटेड लाइट। और जो भी हेलोजन है वो कौन से कलर का सीन होगा, जिस टाइप की लाइट का उसने ट्रांसमिटेड किया है उसी लाइट के कलर का क्या होगा, सीन होगा। और इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा ट्रांजिशन होगा, पाई स्टार टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम से डील करते हैं। अब नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, लिस्ट द यूजेज ऑफ नियोन एंड आर्गन गैसेज, मीनिंग 18 ग्रुप के एलिमेंट है ये नियोन एंड आर्गन, इनके आपको यूज है, क्या क्या यूजेज है उनको मेंशन करना है। तो आपको सबसे इंपोर्टेंट यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि 18 ग्रुप से जो भी सवाल बनता है जनरली वहां पर यूज ही पूछता है। तो यूज सबसे इंपोर्टेंट किसके, हीलियम के। और हीलियम का जो यूज करते हो आप बैलून्स के अंदर यूज करते हो, जिनका अपन यूज करते हैं मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन में। जो भी मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन है उसमें जो बैलून्स यूज किए जाते हैं उन बैलून्स में कौन सी गैस को फिल करते हो, हीलियम गैस को क्या करते हो, फिल करते हो। सेकंड यहाँ पर जो इंपोर्टेंट यूजेस किसके, नियोन एंड आर्गन के। तो यहाँ पर देखिए जो मेंशन कर रखे यूजेस ऑफ नियोन गैस, अगर नियोन गैस की अगर बात करोगे तो इसका किस किस के अंदर यूज है। पहला देखिए, इट इज यूज्ड इन द सेफ्टी डिवाइसेस फॉर प्रोटेक्टिंग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक वोल्टमीटर, रिलेज, रेक्टिफाइड, मीनिंग यहाँ पर किसमें यूज किया जाता है, इनको प्रोटेक्ट करने में यूज किया जाता है किसका, नियोन गैस का। डिवाइसेस है यहाँ पर ध्यान रखना है कौन से डिवाइसेस, जैसे वोल्टमीटर हो गया, इनको प्रोटेक्ट करने में। सेकंड देखिए, नियोन इज यूज्ड फॉर फिलिंग सोडियम वेपर लैंप्स, मीनिंग जो सोडियम के वेपर लैंप्स है इनको भी क्या किए जाते हैं, इनके अंदर भी जो नियोन गैस इसको फिल किया जाता है। थर्ड यूज देखिए, इट इज यूज्ड इन द बेकन लाइट एज सेफ्टी सिग्नल फॉर एयर नेविगेटर बिकॉज इट्स लाइट हैज हाई पेनिट्रेशन पावर। जो नियोन गैस की जो लाइट होती है उसकी जो पेनिट्रेशन पावर क्या होती है, हाई होती है, इसीलिए इसका यूज किसमें करते हो आप, बेकन लाइट में करते हो। कौन सी यूज में, बेकन लाइट में इसका यूज करती है, जो कि किसके लिए यूज करते हो, सिग्नल के लिए, सेफ्टी सिग्नल फॉर नेविगेटर। नेक्स्ट देखिए, आर्गन गैस की यूज की बात करते हो,
इट इज यूज्ड फॉर फिलिंग इलेक्ट्रिकल बल्ब बिकॉज ऑफ इट्स इनर्ट नेचर। मीनिंग जो भी बल्ब होते हैं आपके इलेक्ट्रिकल बल्ब है, इनमें कौन सी गैस को फिल किया जाता है? आर्गन गैस को। और इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि आर्गन गैस है उसका नेचर क्या होता है? इनर्ट नेचर की होती है। मीनिंग केमिकली क्या होती है? ये अनरिएक्टिव होती है। नेक्स्ट देखिए, प्योर आर्गन इज यूज्ड इन गैस क्रोमेटोग्राफी। मीनिंग जो गैस क्रोमेटोग्राफी उसमें किसका यूज करते हो? प्योर आर्गन गैस का क्या करते हो आप? यूज करते हो। नेक्स्ट देखिए, इट इज यूज्ड इन लेबोरेटरी। मीनिंग लैब में भी इसका यूज करते हो। किसके लिए? फॉर हैंडलिंग सब्सटेंस दैट आर एयर सेंसिटिव। मीनिंग ऐसे कोई भी सब्सटेंस जो कि एयर सेंसिटिव होते हैं तो उनको हैंडलिंग करने के लिए भी आप आर्गन गैस का क्या करते हो? यूज करते हो। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, What inspired Anne Bartlett for carrying out reaction in between xenon and platinum hexafluoride? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये 18 ग्रुप के अंदर जो एन बर्थलेट नाम का जो साइंटिस्ट था, तो उससे रिलेटेड यही वाली प्रॉब्लम मेंशन करता है। किस टाइप से उसने जीनोन है उसकी रिएक्शन प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ मेंशन की, उसी के साथ जो डाई ऑक्सीजन गैस है उसकी रिएक्शन भी प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ मेंशन की, और कौन से कलर का कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ और उस कंपाउंड के फॉर्मेशन से उसने क्या कंक्लूड किया। तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले देखिए, इन 1962 एन बर्थलेट नोटिस दैट प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड दैट मींस PTF6 इज ए powerful oxidizing agent which combine with molecular oxygen to form ionic compound dioxygen hexafluoroplatinate। कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन किया? डाइऑक्सीजन हेक्साफ्लूरोप्लेटिनेट। और प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी? उसमें 5 थी। अब वो वाला कंपाउंड कौन सा था? ये कंपाउंड रहा O2 पॉजिटिव PTF6 नेगेटिव। तो ये वाले कंपाउंड का फॉर्मेशन था। रिएक्शन किस टाइप से हुई? तो रिएक्शन देखिए यहाँ पर डाइऑक्सीजन मीनिंग मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की रिएक्शन है किसके साथ? PTF6। मीनिंग PTF6 का मीनिंग क्या हो गया? प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड। और यहाँ पर प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? +6। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद का क्या होगा? रिडक्शन। तो देखिए यहाँ पर ये प्रोडक्ट क्या बनेगा एक्चुअल में? O2+ और साथ में क्या बन जाएगा? PTF6 का फॉर्मेशन हो जाएगा। PTF6 का फॉर्मेशन हो जाएगा। मीनिंग यहाँ पर जो प्लेटिनम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट वो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो पहला वाला कंपाउंड ये हो गया। दिस इंडिकेट्स द PTF6 कैन ऑक्सीडाइज ऑक्सीजन टू O2+। मीनिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये जो प्लेटिनम है इसने क्या किया? जो डाई ऑक्सीजन मीनिंग O2 होता है इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया? O2+ में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर एक्चुअल में ये कन्वर्जन किसमें? O2+ में। यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर डाइऑक्सीजन को कन्वर्ट कर दिया O2+1 में। ऑक्सीजन एंड जीनोन हैव सम सिमिलरिटी। और यहां से क्या कंक्लूजन निकाला कि जो डाइऑक्सीजन और जीनोन है इन दोनों में क्या है? सिमिलरिटी है। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ जीनोन गैस, ये इसकी वैल्यू है, इज फेयरली क्लोज टू दैट ऑफ ऑक्सीजन। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसने क्या कंक्लूड किया? तो जो एन बर्थलेट है उसने ये कंक्लूड किया कि जो डाई ऑक्सीजन गैस एंड जीनोन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट कैसी है? सिमिलर है। द मॉलिक्यूलर डायमीटर ऑफ डाइऑक्सीजन एंड एटॉमिक रेडियस ऑफ जीनोन आर सिमिलर। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो एटॉमिक रेडियाई है या फिर डायमीटर है, मॉलिक्यूलर डायमीटर डाइऑक्सीजन एंड जीनोन का, वो भी क्या आता है? ऑलमोस्ट सिमिलर आता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये वाला जो कंपाउंड का फॉर्मेशन किया था, कंपाउंड कौन से कलर का था? रेड कलर का कंपाउंड था। ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो भी कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा था वो कंपाउंड का कलर कौन सा था? रेड कलर का कंपाउंड था। कंक्लूजन क्या आएगा? यहाँ से क्या कंक्लूड किया एन बर्थलेट ने? उसने यही कंक्लूड किया कि जो भी डाई ऑक्सीजन गैस और जीनोन है इनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या है? ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट देखिए, Why is डाइऑक्सीजन इज गैस बट सल्फर इज ए सॉलिड? तो इसका रीजन भी सेम टू सेम किस टाइप से देना था कि जो डाइनाइट्रोजन होता है वो तो कैसा होता था? गैसियस फॉर्म में, और जो रिमेनिंग जो एलिमेंट जैसे फॉस्फोरस की थी वो कौन सी स्टेट में था? सॉलिड। दोनों के लिए सेम रीजन मेंशन कर सकते थे। वहां पर डाइनाइट्रोजन ने क्या किया था? p5 बॉन्डिंग। तो यहाँ पर डाइऑक्सीजन में भी क्या हो जाएगी? p5 बॉन्डिंग। और सल्फर है, यहाँ पर सल्फर के मिड पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। नहीं, कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? सिंगल बॉन्ड का। क्यों? क्योंकि सल्फर का जो एटॉमिक साइज है वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में क्या होता है?
हायर होता है। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, वहां पर फॉस्फोरस का एग्जिस्टेंस था P4 के फॉर्म में, और यहाँ पर सल्फर का जो एग्जिस्टेंस किस फॉर्म में हो जाएगा, S8 के फॉर्म में। तो देखिए किस टाइप से आंसर प्रोवाइड करना है आपको। ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन एटम फॉर्म्स पी पाई डबल बॉन्ड। बस ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन एटम है स्मॉलर साइज का होता है और इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाई होती है, तो इसकी यूनिक टेंडेंसी हो जाएगी पी पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन की। द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज इन द ऑक्सीजन आर वीक वैंडर वॉल फोर्सेज। और यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अदरवाइज इंटरमोलिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन डाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कौन सा होता है, वैंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कि इसका नेचर कैसा होता है, वीक नेचर का होता है। ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज ए गैस, और यहाँ पर जो वैंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक टाइप का फोर्स है, तो इसका जो फिजिकल स्टेट है, इसका जो एग्जिस्टेंस किस फॉर्म में होगा, गैसियस फॉर्म में होगा। नेक्स्ट देखिए, ऑन द अदर हैंड सल्फर डज नॉट फॉर्म स्टेबल पी पाई बॉन्ड, और सल्फर है वो स्टेबल पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। रीजन क्या आ जाएगा, ड्यू टू द लार्जर साइज ऑफ सल्फर एटम। ऑन द अदर हैंड सल्फर डज नॉट फॉर्म स्टेबल पी पाई बॉन्ड्स एंड डू नॉट एग्जिस्ट एज H2। जो ऑक्सीजन है इसने तो पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किया था और एग्जिस्टेंस किस फॉर्म में था, O2 के फॉर्म में। लेकिन यहाँ पर जो सल्फर है वो पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा, तो H2 के फॉर्म में इसका एग्जिस्टेंस नहीं होगा। इट इज लिंक्ड बाय सिंगल बॉन्ड्स एंड फॉर्म पॉलीएटॉमिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैविंग 8 एटम्स पर मॉलिक्यूल एंड हैव पकड़ रिंग स्ट्रक्चर। इसकी स्ट्रक्चर भी किस टाइप की होती है, पकड़ रिंग टाइप की स्ट्रक्चर होती है, जिसमें सल्फर के मिड में सिंगल बॉन्ड होगा और कितने एटम है वो सल्फर के कंबाइन होंगे, कितने एटम है सल्फर के लिंक्ड होंगे ईच अदर से, और वो भी सिंगल बॉन्ड की जरूरत। तो कितने एटम है, 8 एटम। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो सल्फर का एग्जिस्टेंस एक्चुअल में किस फॉर्म में होगा, S8 की फॉर्म में होगा। देयरफॉर सल्फर एटम्स आर स्ट्रॉन्गली हेल्ड टुगेदर एंड एग्जिस्ट एज ए सॉलिड। और यहाँ पर जो सल्फर है उसके 8 एटम्स है वो सिंगल बॉन्ड से क्या है, लिंक्ड है। तो इनके मिड में जो लगने वाला जो फोर्स होगा, इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है वो डाई ऑक्सीजन के कंपैरिजन में क्या होगा, हायर होगा, क्योंकि डाई ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के 2 एटम प्रेजेंट है, और जो सल्फर की जो स्ट्रक्चर बनेगी पॉलीएटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें सल्फर के 8 एटम्स क्या होते हैं, लिंक होते हैं। तो मैक्सिमम, या फिर ऐसे बोल सकता हूं मैं, मोर जो यहाँ पर मॉलिक्यूलर जो वेट है वो किसका होगा, सल्फर वाले मॉलिक्यूल का होगा। नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो 8 एटम है वो कनेक्टेड है, और डाइऑक्सीजन में कितने एटम कनेक्टेड थे, 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो सल्फर है उसका एग्जिस्टेंस किस फॉर्म में होगा, S8 के फॉर्म में, और इसका फिजिकल स्टेट क्या होगा, सॉलिड होगा। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, डीकम्पोजिशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो इसी वाली लैंग्वेज को अगर कैसे बोल सकते हैं, ओजोन इज थर्मोडाइनेमिकली इज लेस स्टेबल देन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। दोनों प्रॉब्लम की लैंग्वेज डिफरेंट है, लेकिन दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। लेकिन यहाँ पर देखो प्रॉब्लम कैसे बन सकती है, डीकम्पोजिशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लेकिन आपको यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओजोन है उसका ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियस क्या हो जाता है, डीकम्पोजिशन किसमें होगा, डाइऑक्सीजन गैस, और साथ में क्या ऑब्टेन होगा आपको, बाय प्रोडक्ट नैनसेट ऑक्सीजन, अदरवाइज एलिमेंटल ऑक्सीजन। तो देखिए यहाँ पर डीकम्पोजिशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मीनिंग कैसा प्रोसेस होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। एज ओजोन इज थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल। ये इंपॉर्टेंट थिंग है, जो ओजोन होता है वो थर्मोडाइनेमिकली क्या होता है, अनस्टेबल होता है। एंड इट्स डीकम्पोजिशन रिजल्ट इन द लिबरेशन ऑफ हीट। और मीनिंग जब भी यहाँ पर डीकम्पोजिशन होगा ओजोन का, तो यहाँ पर क्या होगी, जो लिबरेशन होगा हीट का, ये वाली प्रोसेस कैसी होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। एंड इंक्रीज इन एंट्रोपी, और डेल्टा एस मीनिंग एंट्रोपी में क्या हो जाएगा, इंक्रीजमेंट हो जाएगा। सो डेल्टा जी मीनिंग गिव्स फ्री एनर्जी बिकम्स नेगेटिव, और जिस भी प्रोसेस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है वो वाली प्रोसेस ऑलवेज कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। तो आपको यहाँ पर एक रिएक्शन भी मेंशन कर देता हूं,
ओजोन मीनिंग O3, डीकम्पोजिशन हो रहा है तो किसमें कन्वर्ट होगा, डाई ऑक्सीजन केस में, और साथ में आपको क्या ऑब्टेन होगा, एलिमेंटल ऑक्सीजन। और इंपॉर्टेंट थिंग क्या है इस वाली रिएक्शन के लिए, जो डेल्टा एच की वैल्यू है मीनिंग जो एंथैल्पी में चेंजेस है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। साथ में देखिए यहाँ पर ओजोन के कितने मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल है, लेकिन जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो 1 ऑक्सीजन और 1 एलिमेंटल ऑक्सीजन, तो मीनिंग प्रोडक्ट का नंबर कितना आ रहा है, 2। तो यहाँ पर जो डेल्टा एस है मीनिंग जो एंट्रोपी में चेंज है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि सिस्टम जब भी डिस्टर्बेंस इंक्रीज होता है सिस्टम में तो एंट्रोपी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। मीनिंग ऐसे कंक्लूजन किस टाइप से मेंशन करोगे, जब भी ओजोन है अगर इसका डीकम्पोजिशन होता है डाई ऑक्सीजन एंड एलिमेंटल ऑक्सीजन में, एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, मीनिंग यहाँ पर लिबरेशन ऑफ हीट, मीनिंग डेल्टा एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होता है, मीनिंग ओजोन स्टार्टिंग में 1 था, लेकिन जैसे डीकम्पोजिशन हुआ तो कितने मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल का, मीनिंग 1 मॉलिक्यूल तो ऑफ डाई ऑक्सीजन और सेकंड वाला किसका फॉर्मेशन होगा, एलिमेंटल ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर जो डेल्टा एस है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मीनिंग जो एंट्रोपी में चेंजेस है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और ये जो दोनों फैक्टर है मीनिंग डेल्टा एच एंड डेल्टा एस, ये कंबाइन होकर तो क्या करेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर पर डेल्टा जी को क्या बना देंगे, नेगेटिव। और जब भी डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो मीनिंग प्रोसेस कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम में है इंपोर्टेंट केमिकल रिएक्शंस। अब जो पी ब्लॉक एलिमेंट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, इससे कुछ इंपोर्टेंट रिएक्शंस भी बनती है। क्या क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं, लॉजिकल और रीजनिंग टाइप के बन सकते हैं, वो टोटल अपन ने क्या कर लिए, डिस्कस कर लिए। अब यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट रिएक्शंस है जो भी इस वाले चैप्टर से आती है, क्योंकि ये वाला चैप्टर आपके आरबीसी और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का होता है, 5 नंबर का चैप्टर है। तो यहाँ से आपको जो केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी लर्न करनी है, हेबर प्रोसेस जिसमें आप अमोनिया का क्या करते हो, प्रोडक्शन करते हो, ओस्टवाल्ड प्रोसेस जिसमें आप क्या करते हो, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करते हो, डेकन प्रोसेस जिसमें आप किसका फॉर्मेशन करते हो, क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन करते हो। तो ये जो तीनों रिएक्शंस है बड़ी इंपॉर्टेंट है। तीनों रिएक्शन के लिए कौन कौन से कंडीशंस है, मीनिंग कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, कितना प्रेशर रिक्वायर्ड है, और कौन से कैटालिस्ट का यूज करते हो। तो 3 तो ये रिएक्शन, हेबर प्रोसेस, ओस्टवाल्ड प्रोसेस और डेकन प्रोसेस, ये रिएक्शंस आपको मेंशन करनी है। ये आपको इजीली नोट्स के अंदर मिल जाएगी। अगर नोट्स के अंदर नहीं है तो आपको क्या करना है, एलसीपी केमिस्ट्री हब जो यूट्यूब चैनल है इसकी प्लेलिस्ट में जाना है, और प्लेलिस्ट में पी ब्लॉक एलिमेंट नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसको क्लिक करना है और उसमें आपको ये वाली रिएक्शन से इजीली मेंशन है। फिर देखिए रिएक्शन ऑफ क्लोरीन एंड अमोनिया। तो यहाँ पर आपको क्लोरीन और अमोनिया की रिएक्शंस भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 2 टाइप की रिएक्शन बनती है क्लोरीन प्लस अमोनिया से। एक बार तो बोल देता है कि अमोनिया को एक्सेस में ले लिया, और सेकंड में बोल देता है कि क्लोरीन को एक्सेस में लिया है। तो ये यहाँ से एक ही सवाल है, रिएक्शन ऑफ क्लोरीन एंड अमोनिया, लेकिन रिएक्शन कितनी टाइप की होगी, 2 टाइप की। फिर देखिए रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद कॉपर प्लस 2, मीनिंग कॉपर प्लस 2 है, वो पहले कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का, लेकिन जैसे अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, डीप ब्लू कलर में। और कौन से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ कॉम्प्लेक्स भी बता देता हूं मैं आपको। यहाँ पर आपके पास जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, यहाँ से कौन सा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, कॉपर NH3,4, कॉपर NH3,4, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। और कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज होगा, +2। तो ये कौन से कलर का होता है, डीप ब्लू कलर का। कौन से कलर का होगा, डीप ब्लू कलर का होगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड विद जिंक एंड कॉपर। तो ये वाली भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, मीनिंग जिंक और कॉपर है, इसकी रिएक्शन किसके साथ है, नाइट्रिक एसिड के साथ। यहाँ पर आपको वेरिएशन मिलेगा, नाइट्रिक एसिड है वो कंसंट्रेट और नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट। तो यहाँ पर भी 4 टाइप की रिएक्शन बन जाएगी। जिंक की रिएक्शन एक बार तो कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ और एक बार डाइल्यूट NaCO3 के साथ। इसी टाइप से कॉपर की रिएक्शन एक बार तो किसके साथ हो जाएगी, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ, और सेकंड कॉपर की रिएक्शन किसके साथ हो जाएगी, डाइल्यूट NaCO3 के साथ। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, रिएक्शन ऑफ क्लोरीन एंड NaOH। तो यहाँ पर भी 2 टाइप की रिएक्शन वापिस से बनेगी। पहली वाली कंडीशन में तो आप NaOH मीनिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो कैसा होगा, कोल्ड एंड डाइल्यूट होगा। और सेकंड में कौन सा हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हॉट एंड कंसंट्रेट। तो ये वाली रिएक्शन। फिर उसके बाद में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, मीनिंग यहाँ पर यहाँ से जो ये वाली रिएक्शन है, 2 टाइप की रिएक्शन है यहाँ पे, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन, इसको भी आपको इजीली अंडरस्टैंड करना है। इसके बाद में एक्वारिजिया एंड इट्स यूज, मीनिंग एक्वारिजिया, इसमें किस किस का मिक्सचर होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड के साथ क्या होता है, NaCl होता है, और साथ में इनका क्या क्या रेशियो होता है, और साथ में इसका यूज क्या है। तो यूज किसमें होता है, इसको जो भी नोबल मेटल है उनको क्या करता है, डिसोल्व कर देता है।
फिर बात आती है ब्राउन रिंग टेस्ट की। तो ब्राउन रिंग टेस्ट है कौन से आयंस को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, नाइट्रेट आयन को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। और रिएक्शन किस टाइप से होती है उसको मेंशन करना है आपको। तो ये जो कंप्लीट यहाँ पर जो मैंने रिएक्शन मेंशन किए, तो ये रिएक्शन आपको जरूर लर्न करनी है, क्योंकि यहाँ से भी एक या 2 नंबर का जो सवाल है वो आपके आरबीसी और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट इन्हीं रिएक्शन से देखने को मिल जाता है। अगर ये आपके पास नोट्स है तो नोट्स में अवेलेबल है, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो क्या करना है, एलसीपी केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है और उस वाले प्लेलिस्ट में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी पी ब्लॉक एलिमेंट, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगा इन रिएक्शंस का। तो आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू।